चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी सेकंड वीडियो पीएचई की। चैप्टर का नेम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। बच्चों, आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है फर्स्ट चैप्टर के बाद तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बोर्ड से पहले अपना रिवीजन कर सकें। हम फिर से फास्ट ट्रैक रिवीजन शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर का। सबसे पहले देखते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। तो पहले समझते हैं कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती क्या है। तो बच्चों, होता क्या है, अगर हम लंबे समय तक गलत पोजीशन में बैठते लेटते या खड़े होते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो पोस्चर होता है उसमें कमी आ जाती है। इसी को पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमें हमारी एफिशिएंसी को कम कर देती है और हम कई तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। शुरुआती तौर पर इन्हें बहुत इजी स्टेप्स के साथ सही किया जा सकता है। कई जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं जो हम अपने 12th में पढ़ेंगे उसमें नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, बोलेग्स एंड स्कोलियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉक नी किसे बोलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इस टॉपिक से अराइज होता है वो इसे किस और नाम से जानते हैं। तो इसे जानते हैं गेनु वेलगम। गेनु मतलब नीस को बोलते हैं, वेलगम का मतलब होता है जब एक दूसरे से जुड़ जाएं। तो जब दोनों घुटने आपके आपस में जुड़ेंगे, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे आप अपनी डिस्प्ले पर कि ये इसमें देखिए दोनों जो घुटने हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसे नॉक नीज कहते हैं। ये एक बहुत ही मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, बच्चों में बहुत देखी जाती है, खासतौर पर ऐसे बच्चे जो हेल्दी होते हैं, काफ़ी जिनका मतलब ओबेज होते हैं उनमें। इसमें देखें तो एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसमें घुटने आपस में टच करने लगते हैं है ना। इंडिविजुअल इसमें चलने में और दौड़ने में प्रॉब्लम फेस करता है। इसमें वो ना तो प्रॉपर तरीके से चल पाता है ना भाग पाता है। ये फॉर्मिटी गुड प्लेयर्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना उन्हें डिफेंसिव जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें सेलेक्ट नहीं किया जाता। इनको कैसे ठीक किया जा सकता है अगर किसी को है तो आप याद रखिएगा, जब घुटने मुड़ जाएंगे ना आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे तो आप देखिएगा उनके जो पैर हैं वो गाय के जैसे दिखने लगेंगे, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूँ, पैर गाय के जैसे दिखेंगे। पैर मतलब पद्म, गाय जैसे मतलब गौमुख जैसे दिखने लगेंगे। तो पद्मासन और गौमुख आसन डेली करना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल की मदद से ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा खड़े होते समय दोनों घुटनों के बीच में पिलो लगा के थोड़ी देर के खड़े हो जाइए। वॉकिंग कैलिपर्स आते हैं, आप देखेंगे तो होता क्या, इस तरीके का ही एक घुटने के और पैरों पे पहने जाने वाला एक इक्विपमेंट है। इसको पहनकर चलने से भी ठीक होता है। और घुटने चुपके हुए हैं तो ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे घुटने दूर चले जाएं एक दूसरे से, जैसे हॉर्स राइडिंग। इसकी मदद से भी नॉकनी को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट आप जैसे अभी फोटो में देखिए, फ्लैट फुट में क्या है, आपका जो तलवे में आर्क होनी चाहिए थी वो आर्क ख़त्म हो जाती है और पैर बिल्कुल चपटा हो जाता है। इसी को फ्लैट फुट बोलते हैं, या हम इसे प्लेनस के नाम से भी जानते हैं, या फॉलन आर्केस बोलते हैं। जो आर्च है हमारे पैर की वो गिर जाती है। ये फीट की डिफॉर्मिटी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम होगी तो आप मिलिट्री में नहीं जा सकते, ठीक है, जितनी भी डिफेंस सर्विस है उसमें नहीं जा सकते। कैसे ठीक किया जा सकता है, आप अपने या तो हील्स पे चलो, यानी बिल्कुल जो एड़ी है उसके बल चलो, या आप अपने बिल्कुल टोस के बल चलो तो ठीक हो सकता है। खड़े होकर छोटे छोटे पत्थर गिरा लो और उन्हें अपने अंगूठे से उठाने, पैर के अंगूठे से उठाने की कोशिश करो। टोस पर चलो, रस्सी कूदो, टोस पर थोड़ी देर के लिए कूदो, या वज्रासन या अधोमुख शवासन करने से इसे ठीक किया जा सकता है। राउंड शोल्डर्स की प्रॉब्लम पर आते हैं। राउंड शोल्डर क्या होता है, आप बच्चों फोटो में देखिए, इसके जो शोल्डर्स हैं आपको दिख रहा होगा क्या, गोल कर्व बन गया है, आगे की तरफ को झुक गए हैं, हेड एक्सटेंडेड दिख रहा है और जो चिन है वो आगे की तरफ पॉइंट करती हुई दिख रही है। इस प्रॉब्लम को राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक करने का तरीका है, जैसे आपकी ये हाथ है, ठीक है, ये एल्बो है, ये हाथ है या फिंगर्स है, फिंगर्स को मोड़ के अपने शोल्डर पे रखो और उसके बाद 10 टाइम्स क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है जब तक आप कंफर्टेबल हो। 10 क्या उससे ज़्यादा कर सकते हो जब तक कंफर्टेबल हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको शोल्डर में पेन फील होने लगे जल्दी। इसके अलावा आप एक हॉरिजॉन्टल बार पे लटक जाओ, यानी ऊपर की तरफ कोई डंडा है या कोई भी चीज़ है जिसको पकड़ के आप लटक सकते हो, लटक जाओ। चक्रासन या धनुरासन। बच्चों, धनुरासन बहुत ज़रूरी है। धनुरासन याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स में जैसे कि आपकी राउंड शोल्डर हो गई, लॉर्डोसिस हो गई, काइफोसिस हो गई, सब में करा जाता है धनुरासन, ठीक है। तो चक्रासन या धनुरासन की मदद से इसे ठीक किया जा सकता है। आप कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे टी स्ट्रेच है, वॉल स्ट्रेच है, हैंड क्लैप्स स्ट्रेच है, प्लैंक्स हैंड्स की मदद से भी अपने राउंड शोल्डर को ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लॉर्डोसिस। अब लॉर्डोसिस में देखो, आपको जो इमेज दिख रही है इसमें लॉर्डोसिस में है क्या, जो
स्पाइन है उसका कर्वेचर अंदर की तरफ हो गया है। यानी अगर मैं ऐसे देखूं कि सामने की तरफ से देख रहा हूं तो जो पेट वाला हिस्सा है वो तो आगे की तरफ को आ गया है, बाकी लंबर वाला जो रीजन है वो पीछे की तरफ को चला गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम। ये फॉरवर्ड टिल्टेड होती है प्रॉब्लम। ठीक है, याद रखिएगा, फॉरवर्ड टिल्टेड प्रॉब्लम है। पेल्विक रीजन फॉरवर्ड, पेल्विक मतलब आपके ये लोअर एब्डोमेन का रीजन। ठीक है, ये फॉरवर्ड की तरफ मुड़ जाता है। इस प्रॉब्लम को हम स्वे बैक भी बोलते हैं, स्वे बैक के नाम से जानते हैं। इसमें खड़े होने और चलने में दिक्कत होती है। कैसे ठीक कर सकते हैं? तो एक, अगर आप अपने हिप लेवल से नीचे झुकते हो यानी पैरों को छूने की कोशिश करोगे तो ठीक हो सकता है। टो टचिंग से ठीक होगा, स्लूप वॉकिंग से ठीक हो सकता है, धनुरासन अभी मैंने आपको बताया, और हलासन की मदद से ठीक हो सकता है। आप प्रॉपर सिटअप्स लगाते हो, स्क्वाट्स करते हो, तब भी ठीक हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम आती है काइफोसिस। याद करने का तरीका बताता हूँ। काइफोसिस, के से कुबड़ा, कुबड़ा निकलाता है ना शोल्डर पर पीछे की तरफ को, कुबड़ा जैसे आपको फोटो में दिख रहा है। इसमें देखिए हंच बैक दिख रही है ना, या राउंड अपर बैक दिख रही है। इसी के से कुबड़ा, के से काइफोसिस। इसमें क्या होता है, जो अपर बैक होती है उसका एक्सेग्रेशन हो जाता है, यानी पीछे की तरफ को ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। कैसे ठीक करोगे? धनुरासन तो है ही है सब में कॉमन। आप स्विमिंग करो, जिम बॉल का यूज़ करो, जिम बॉल पर सीधे लेट कर फिर उसे रोल ऑन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेंड्स के साथ एक्सरसाइज कर कर, भुजंगासन और चक्रासन कर कर इसे ठीक किया जा सकता है। अगली प्रॉब्लम है बोलेक्स की। अब देखो, आपने उसमें देखा था कि नॉक नीज में दोनों घुटने जुड़ गए थे, यहाँ पे दोनों घुटने दूर चले गए। देखो बो क्यों बोलते हैं, क्योंकि बो जैसी इनकी वो हो जाती है, जो आकार है, शेप है, वैसी हो जाती है। इसमें जो घुटने होते हैं उनके बीच का गैप बढ़ जाता है। खड़े होने में जब हम खड़े होंगे तो हमारे जो घुटने हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, और हम जब अपने फीट को जोड़ के खड़े हो रहे हैं, घुटने मतलब वेनु बताया था, गेनु। ठीक है, तो वहाँ पर हमने गेनु वेलगम नाम पढ़ा था, इसका नाम है गेनु वैरम। ये वाला सीबीएसई बहुत पूछती है, गेनु वेलगम या गेनु वैरम में। वेलगम दूर चला जाना, वेलगम का मतलब होता है चिपक जाना, और वैरम का मतलब होता है दूर चले जाना। कैसे ठीक करेंगे? विटामिन डी अप्रोप्रिएट मात्रा में खाइए, ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है या मॉडिफाइड शूज बनवाए जाते हैं। इसके अलावा बोलेक्स को अगर हम अपने चलते समय पर जो फीट्स हैं उनके इनर एज पर चलें, यानी जहाँ पे आपके टखना है ना उस तरफ के बल चलें, तब भी ठीक किया जा सकता है। या ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें घुटने पास में आ रहे हैं तब भी ठीक हो सकता है। इसके अलावा जो टोज़ है उन्हें अंदर की तरफ मुड़कर चलने पर भी ठीक हो सकती है। अगली प्रॉब्लम आती है स्कोलियोसिस। लॉर्डोसिस वाले में मुझे एक चीज़ याद आ रही है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बागा भाई है ना, वो जो खड़े होते हैं वो लॉर्डोसिस की ही तरह है। स्कोलियोसिस में क्या होता है? स्कोलियोसिस में आप सामने इमेज में देखिए, इसमें स्पाइन ना तो आगे की तरफ मुड़ रही है ना पीछे की तरफ, या तो लेफ्ट की तरफ झुकेगी या राइट की तरफ झुकेगी। तो या तो सी शेप स्कोलियोसिस हो सकता है या एस शेप का स्कोलियोसिस हो सकता है। तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी बेंडिंग, ट्विस्टिंग या रोटेटिंग की वजह से उसमें कर्वेचर आ जाता है सी शेप का या एस शेप का, इसी को स्कोलियोसिस बोलते हैं। ट्रिक कैसे याद रखोगे? स्कोलियोसिस की शुरुआत एस और सी से हो रही है ना, तो या तो एस शेप की बेंडिंग होगी या सी शेप की बेंडिंग होगी। ठीक कैसे करोगे? ठीक करने का तरीका है त्रिकोणासन, यानी ऐसे आसन जिसमें आप दोनों तरफ को थोड़ा थोड़ा मुड़ते हो। तो इसी तरीके से आप लटक जाओगे बार पर, और उसके बाद अपने हाथों के बल से तो आप लटके हुए हो, अब अपनी बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ स्विंग कराओगे, कभी राइट साइड की तरफ स्विंग कराओगे। इसकी मदद से इसे ठीक किया जा सकता है। इवन बटरफ्लाई स्ट्रोक्स के द्वारा, अगर कोई भी स्विमिंग जानता है तो बटरफ्लाई स्ट्रोक टेक्निक होती है एक, उसके द्वारा स्विमिंग कर कर भी इसे ठीक किया जा सकता है। अब जो अगली प्रॉब्लम है वो पॉस्चरल नहीं है, वो वुमेन के रिगार्डिंग है। मिनार्क पहले तो प्रॉब्लम नहीं है, मिनार्क मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। मिनार्क एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जब लड़कियों में प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी 9 से लेके 15 साल तक आ सकती है। प्यूबर्टी आते समय पर उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, जिसमें पीरियड्स आना कहते हैं, ब्लीडिंग होना कहते हैं। ठीक है, इसी को मिनार्क कहा जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत को किस नाम से जानते हैं? मिनार्क के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इसके बाद, जैसे ही मिनार्क शुरू हुआ, इसके बाद वो वुमेन है या लड़की है वो फर्टाइल हो गई है, यानी नाउ शी कैन रिप्रोड्यूस बेबी। ठीक है, 8 से 15 साल की एज में आता है। आज के टाइम पर खाना पीना सही नहीं है, इसलिए 8 से 15, पहले हम पढ़ते थे तो 11-12 साल पर आया करता था। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, अब औरतों से रिलेटेड एक जो सबसे मेजर और कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है वो है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कई बार कई तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में
21 से 35 डेज़ का गैप रहता है, हर एक वुमेन में अलग अलग होता है। तो हम ये कहेंगे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के लिए 21 से 35 डेज़ का टाइम लगता है। कभी कभी औरतों में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज से पहले ही ख़त्म हो जाती है, या कई औरतों में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज़ के बाद ख़त्म होती है। ये दोनों ही चीज़ें प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती है मेंस्ट्रुअल को लेकर, जैसे 3 से ज़्यादा महीनों तक पीरियड्स का ना आना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम मात्रा में मेंस्ट्रुअल फ्लो का होना, यानी या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी या बहुत कम। साइकिल 7 डेज से लंबी चले, यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड 7 डेज से ज़्यादा चले, पेन बहुत ज़्यादा हो, क्रैम्पिंग हो, वॉमिटिंग होने लगे पीरियड्स के टाइम पर, या मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो। मीनोपॉज क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल औरतों में रुकती है, एट द एज ऑफ 45 होता है, 45 से 50 के बीच में होता है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकती है, इसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसके बाद भी ब्लीडिंग होना ये मेंस्ट्रुअल डिसीज़ का डिसऑर्डर ही है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के पीछे कुछ कारण हैं, जैसे ओवरवेट होना, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा लेना, डाइटी डिसऑर्डर यानी आप गलत डाइट्स ले रहे हो, कोई डिसीज़ हो सकती है, आपने सडनली एक्सरसाइज चेंज कर दी, आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो, या किसी और तरीके की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, तब भी आपको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मैं डिसऑर्डर्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्हें ठीक किया जा सकता है। डिसऑर्डर्स कितने तरीके के हैं मेंस्ट्रुअल? सबसे पहला प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, नाम में लिखा है मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्री मतलब पहले। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत में आपको अच्छा फील ना हो, अनप्लीजेंट लगे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, डिप्रेशन में चले जाओ, चिंता बहुत लग रही है, इरिटेशन बहुत हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बेहोश हो रहे हो, वर्टिगो इन्फेक्शन यानी कान के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं कुछ घंटे से कुछ दिन तक चल सकती हैं। सिम्टम्स को हल्की हल्की एक्सरसाइज की मदद से कम किया जा सकता है, बैलेंस डाइट लेकर और अच्छे से आराम कर कर ठीक किया जा सकता है। अगला है एमेनोरेजिया, ठीक है। तो ए मतलब नहीं और मीनोर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमेनोरेजिया मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना, ठीक है। अगर किसी भी लेडी को पीरियड मिस हो रहे हैं या नॉर्मल मंथली पीरियड्स नहीं हो रहे तो उसे एमेनोरेजिया कहा जाता है। ये दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी यानी जब मिनार्क की शुरुआत होनी थी, प्यूबर्टी के समय पर पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी थी, उस समय पर नहीं आई, तो ये प्राइमरी एमेनोरेजिया कहलाएगी। सेकेंडरी एमेनोरेजिया मतलब एक लेडी जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुकी है, उसको पीरियड्स आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद बीच में 3 से ज़्यादा महीने के लिए उसे पीरियड्स नहीं आए, तो उसे सेकेंडरी एमेनोरेजिया कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिसमेनोरेजिया, ठीक है। डाइसेमेनोरेजिया की बात करें तो मेनोरेजिया तो मतलब पीरियड्स हो गए, और डाइसी मतलब दर्द दे रहे हैं, तो ऐसे पीरियड्स जिसमें बहुत ही सीवियर पेन होता है, बहुत मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, तो इस कंडीशन को डाइसेमेनोरेजिया कहते हैं। इसमें क्रैम्पिंग रहेगी लोअर एब्डोमेन में, लोअर बैक में, पैरों में दर्द रहेगा, नोजिया की फीलिंग रहेगी, थकावट और वीकनेस, और ये बहुत ही कॉमन है। डाइसेमेनोरेजिया हर 4 में से 3 लड़कियों को आपको मिलेगा नॉर्मली। मेनोरेजिया, अब मेनोरेजिया की बात करते हैं। मेनोरेजिया मतलब समझो मैनर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो इस कंडीशन को मेनोरेजिया कहा जाता है। फिर है पॉलीमेनोरेजिया। पॉली मतलब बहुत बार, तो एक महीने में 2 बार अगर पीरियड्स आ जाएं। कैसे? जब किसी लेडी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से पहले ख़त्म हो जा रही है तो उसको एक महीने में 2 बार पीरियड्स आएंगे, तो इसको बोलेंगे पॉलीमेनोरेजिया, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से शॉर्टर पीरियड की रहेगी। ओलिगोमेनोरेजिया उल्टा कर दो, लंबी चलेगी, यानी 35 डेज से ज़्यादा टाइम लग रहा है अगर किसी लेडी की मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने में, तो उसे ओलिगोमेनोरेजिया बोलते हैं। फिर आता है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें पीरियड्स नहीं आते या बहुत ज़्यादा आते हैं, या तो पीरियड्स मिस हो जाएं या पीरियड्स बहुत ज़्यादा है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, तो इसे मेट्रोरेजिया बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पीरियड मिस हो रहे हैं, अगर प्यूबर्टी के समय पहली बार मिस हो गए तो उसे एमेनोरेजिया बोलेंगे। किसी को 3 से ज़्यादा बार मिस हो गए तो एमेनोरेजिया बोलेंगे, लेकिन एक बार मिस हुए मेट्रोरेजिया, ठीक है। लास्ट है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी मेनोपॉज के बाद में होने वाली ब्लीडिंग। 45 साल की एज के बाद मेनोपॉज आता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो चुकी होती है, ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता, तब उस कंडीशन में भी किसी वुमेन को अगर लगातार ब्लीडिंग चले तो उसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं।
अगला और 5 नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो है फीमेल एथलीट्स ट्रायड, यानी 3 ऐसी कॉम्बिनेशंस जो कि फीमेल एथलीट्स में जुड़ जाती हैं। 3 दिक्कतें हैं। कौन सी 3 दिक्कतें? एमेनोरेया, पीरियड्स के ना आना, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, और ईटिंग डिसऑर्डर। अब वो इस चिंता में आ जाएंगी, या तो ज़्यादा खाएंगी या कम खाएंगी, तो ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये तीनों ही कंडीशन जब जुड़ जाती हैं, जब कोई वुमेन इंटेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करता है, तो उस औरत को, उस लेडी को जो रिस्क है एथलीट ट्रायड का, वो बढ़ जाता है। सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं। ये हमारी स्केलेटल की एक प्रॉब्लम है, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। उस समय पे लेडी में एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, उसका लेवल कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगी, विटामिन डी कम हो जाएगा, और हड्डियाँ मुलायम हो जाएंगी, तो इसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। एमेनोरेया वही कंडीशन, जब कोई लड़की या फीमेल एथलीट कम एज में हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करती है, तो उसको शुरुआती जो जहाँ पर मिनार्क आना चाहिए वो मिस हो जाता है, ठीक है। या अगर मिनार्क आ चुका है, फिर 3 महीने के लिए पीरियड मिस हो जाता है, तो इस कंडीशन को हेमोरेजिया बोलते हैं। और ये तब होती है जब इंटेंसिव ट्रेनिंग की जाए, हार्मोनल चेंजेस हो जाएं, कैलोरीज इनसफिशिएंट ली जाएं, तब हेमोरेजिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में कोई भी एक फीमेल एथलीट है, वो चिंता में आ जाती है, नर्वस हो जाती है। तब ऐसी कंडीशन में वो स्ट्रेस ले रही है, बीमार है, या कोई रेगुलर डाइट शेड्यूल उसका डिस्टर्ब हो गया, तब वो या तो ओवर ईट करने की हैबिट पाल लेती है या कम खाती है। तो बहुत खाएगी या बहुत कम खाएगी। अगर बहुत कम खाएगी तो ए मतलब नहीं, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाएगा। बहुत खाएगी, बुल की तरह खाएगी, तो उसे बुलिमिया नर्वोसा कहा जाएगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में कोई लेडी मतलब फीमेल एथलीट होती है, वो बहुत कम खाती है, सेल्फ स्टारवेशन में जाती है, बहुत एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है उसका, और इसमें वो अपने आप को भारी समझने लगती हैं, ओवर वेट हो गई हैं, है ना। जबकि होती वो अंडर वेट है। ऐसे में या तो वो लेग्जेटिव्स यूज़ करती हैं ताकि वजन कम कर सकें, या वॉमिट होना शुरू कर देती हैं उन्हें। बुलिमिया नर्वोसा, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शॉर्ट पीरियड में खाना खाती हैं। इसमें सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग को फॉलो आउट करती हैं, यानी इसके बाद अब वो खुद या तो उल्टी करेंगी या किसी और तरीके से, ताकि उनका वेट ना बढ़े, और खाती जाएं वेट ना बढ़े, इसलिए किसी और तरीके से ये जितना भी वेस्ट है खाने का एक्सेसिव है उसे निकालने की कोशिश करेंगी। तो बच्चों, ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं 15 से 20 मिनट में ट्राई करता हूँ आपका पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकूँ। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।